और आप सब कैसे? एकदम बढ़िया, मजे में। चलो अच्छी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज सबने सॉल्यूशन चैप्टर के नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, और जो लास्ट में मैंने एक लेक्चर डाला था क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे, प्रैक्टिस भी कर ली होंगी। अब आपको सॉल्यूशन चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे। काफी सारे इंडेक्स्ड क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर्स में कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे जो लाइट्स है, आपकी स्कूटी है, आपकी कार है, तो इन सब के पीछे जो वर्क हो रहा है, इन सब के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इन सब के अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है, जब भी ये सब चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है। बाकी हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा कि जो आपकी स्कूटी है, बाइक है, कार है, इन सब के पीछे जो ट्यूबलाइट है या स्मार्ट बोर्ड है, तो इन सब के पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैसे हाथ है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चीज में कैसे यूज होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सबसे पहले अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब आप मुझे ये बताएंगे, जो केमिस्ट्री है दैट मीन्स व्हाट? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रो मींस केमिस्ट्री। तो क्या इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इट डील्स विद, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे कैसे चीजों के साथ डील करती है? इट डील्स विद इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो कैसे कैसे रिएक्शंस के साथ डील करती है, दैट मींस वो जो है वो केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। तो ये सारा काम जो हो रहा है, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या इतनी बात समझ आई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? अब आपको कुछ कुछ आइडिया होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। These interactions occurs at boundaries between electrolyte and electrode dipping. अब क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड डिपिंग क्या होता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड डिपिंग क्या होता है, ये आपको आगे लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है। All these interconversions occurs in a device. अब मेन इंपॉर्टेंट बात, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? ये सारा प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये सारा कहाँ प्रोसेस हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो क्या बात समझ आई कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो किससे डील करती है? जब आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो वो कन्वर्ट हो रही हो केमिकल एनर्जी में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब ये जो कन्वर्जन्स है रिएक्शंस के, अब ये सारी कन्वर्जन्स कहाँ पर होती है? कहीं तो हो रही होगी ना। तो ये सारी रिएक्शंस कहाँ पर हो रही होती है? ये सारी हो रही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल में आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। अब जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। तो क्या इतनी बात समझ आई? जो गैल्वेनिक सेल है वहां पर रिएक्शंस कैसी हो रही है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और आपको मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था कि जहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है वहां पर जो डेल्टा
वो आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये सारी बातें आपने ऑलरेडी कहाँ पढ़ रखी है, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, कि जो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनका जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो गैल्वेनिक सेल है, अब गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट जब होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जब वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका गैल्वेनिक सेल में, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल की हमने 3 बातें याद की, दैट इज कि सबसे पहले ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किसमें होती है, गैल्वेनिक सेल में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, दैट मींस डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा। और गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, केमिकल जो एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डैनियल सेल, ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी। तो क्या इतनी बात समझ है। और इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, अब जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस भी हुई होंगी। तो जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, कि एक सेल रिएक्शन उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मींस वो कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो गैल्वेनिक सेल में कैसी रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो आप ये सारे गैल्वेनिक सेल के पॉइंट्स नोट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें कैसी रिएक्शंस होती है, उसमें होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसी रिएक्शंस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का क्या मतलब है कि जो आपका डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अभी जो गैल्वेनिक सेल में पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। जो ये प्रोसेस हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो प्रोसेस कहाँ हो रहा था, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। रिएक्शन इज मेड टू मूव फॉरवर्ड। अब देखो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने अभी ये पढ़ा था उससे पहले कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है वहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का क्या मतलब है कि वो रिएक्शन खुद से तो नहीं हो रही, आपको कुछ फोर्स देना पड़ रहा है। तो आप क्या फोर्स दे रहे हैं, आप बाहर से एडिशनली क्या ऐड कर रहे हैं कि आपकी वो जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करते हैं, आप इसमें बैटरी लगाते हैं। अगर आपने बाहर से बैटरी लगा दी तो क्या होगा, बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, दैट मींस इसलिए ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस उसमें होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, क्योंकि जो एक्सटर्नल सोर्स होता है, जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, इसमें बैटरी होती है, ठीक है। तो रिएक्शन इज मेड टू मूव फॉरवर्ड। तो जो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी वो कैसे जाएगी, सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स बैटरी। जो आप सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके थ्रू सप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। और एक्सटर्नल सोर्स क्या है आपका, बैटरी। तो पता चला कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्यों होती है, क्योंकि उसमें हमें बैटरी की जरूरत होती है। एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जो आपका कोई मेटल का ऑब्जेक्ट होता है, उस मेटल के ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्रोमियम या फिर सिल्वर की प्लेटिंग कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जब आप इम्प्योरिटीज में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज होता है। क्या इतनी बात समझ आई? तो सब नोट करेंगे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल आपका कैसा होता है,
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सब नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, बट अगेन गैल्वेनिक सेल पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जब भी आप गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे मैम आप रीड मत करो, पहले आप हमें समझाओ कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो चलो जी पहले समझा देते हैं। एक बीकर लेंगे, इसमें एक जिंक का रॉड लेंगे, ठीक, एक बीकर लेंगे और इसमें एक कॉपर की रॉड लेंगे। और जो आपने इसमें सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा लिया है? एक्वस सॉल्यूशन आपने इसमें किसका लिया है? ZnSO4 का। और यहाँ पर आपने किसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है? CuSO4 का। ठीक, तो क्या इतनी बात समझ आई? बात तो जब समझ आएगी जब मैं समझाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अब जिंक रॉड और कॉपर रॉड मैंने एक कंटेनर में ले लिए, बीकर में जिंक रॉड है, बीकर में कॉपर रॉड है, और वो अपने ही आयन के सॉल्यूशन में हमने डिप की हुई है। जो ये रॉड है ZnSO4 इसका एक्वस सॉल्यूशन है, और जो CuSO4 है वो कॉपर रॉड का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ZnSO4 का अपना सॉल्यूशन है, CuSO4 का एक अपना सॉल्यूशन है। CuSO4 में कॉपर रॉड डिप है और जो ZnSO4 है उसमें जिंक रॉड डिप है। आपको बस इतना मान के चलना है, जो Zn है, जो जिंक है, वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, और जो कॉपर है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो Zn solid gives Zn2 plus in aqueous state plus 2 electron और कॉपर रॉड copper 2 plus ion plus 2 electron gives copper solid। अब जो जिंक है वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में स्टेबल रहता है, और जो कॉपर है वो अपनी कॉपर सॉलिड स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब जो जिंक है, अब आप ये देखो जो ये मैंने बनाई है ये किसकी रॉड है? ये जिंक की रॉड है। ये जो मैंने बनाई है ये किसकी रॉड है? ये जिंक की रॉड है। ठीक है, अब जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है? Zn2+ में। तो ये Zn2+ में कैसे कन्वर्ट होगा? जो जिंक की रॉड होगी वहां से वो निकल के Zn2+ में आएगा। अब ये जो Zn2+ में आ रहा है जिंक की रॉड से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आ रहा होगा, और जो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आ रहा होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ छोड़ रहा होगा? ऑफ कोर्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के इस रॉड पे ही छोड़ रहा होगा। तो यहाँ पर कैसे चार्ज आया जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ से Zn2+ आयन निकल रहा था और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा था। जो इलेक्ट्रॉन छूटे वो कहाँ पर डिपॉजिट होंगे? वो इस रॉड पर ही डिपॉजिट होंगे। ठीक है, और जो कॉपर 2+ है, जो मैंने आपको बताया कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है और जो कॉपर है वो रिड्यूस होना चाहता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा मैम आपको कैसे पता चला? तो मुझे कैसे पता चला इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। क्यों? उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जब आप वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंक अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहना चाहता है और जो कॉपर है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना चाहता है। क्या इतनी बात समझ आई? अब जो कॉपर है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना चाहता है। दैट मींस जो यहाँ पर CuSO4 है तो CuSO4 के यहाँ पर कॉपर 2+ के आयन प्रेजेंट होंगे, और जो कॉपर 2+ के आयन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वो किस में जाना चाहते हैं? कॉपर सॉलिड में। और कॉपर सॉलिड में इस रॉड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे, और जो इस रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे तो कॉपर 2+
पोटेंशियल क्या होता है? When a metal rod is dipped in its own ion solution, जब आपकी जो मेटल रॉड है, मतलब जिंक की रॉड है और कॉपर की रॉड है, वो अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डिप हो जाए, मतलब ZnSO4 और CuSO4 अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप है, देयर अकर्स ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन। अब पढ़ेंगे, देयर अकर्स ईदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ड्यू टू व्हिच अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट। इसकी वजह से क्या हुआ? अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? बिटवीन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? आपकी मेटल रॉड। जो ये मेटल की रॉड है, इसको ही हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड। तो जो ये मेटल की आपकी रॉड है, इसको ही हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड। तो क्या ये बात समझ आई? ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑन इंटरफेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल। अब जो इंटरफेस है, इंटरफेस क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में ये जो लाइन आ रही है, ये मेटल रॉड है, यहाँ सॉल्यूशन है, तो ये जो बीच में ये जो लाइन है, दोनों के बीच की जो लाइन है, जो सरफेस है, मेटल का जो सरफेस है, जो मेटल का सरफेस है, उसको क्या बोला? इंटरफेस बोला, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या ये बात समझ आई? इसी को क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बात आगे आपको पता चलेगी, अभी मैं फिलहाल यहाँ बता देती हूँ आपको। जो आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। और यहाँ पर जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। बाकी की चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी और आगे समझ आएंगे। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसमें क्या होता है? आप किसी भी एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकते, किसी भी एक चीज का, एक हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो आपको अगर किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो उसके लिए आपको एक कंपैरिजन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो आप उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। ठीक है। तो अभी इसे पढ़ेंगे और फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांट बी डिटरमाइंड। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कांट बी डिटरमाइंड। आप कभी भी उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। Rather, relative electrode potential of various half cells are measured. अब जो हाफ सेल्स की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो आप मतलब अकेले से तो मेजर नहीं कर सकते, बट किसी के साथ तो मेजर करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि किसी भी सेल का क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो वो आपको किससे पता चलेगा? आपको वो मेजर करना पड़ेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज शी क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो आपका हाफ सेल है, हाफ सेल का आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, बट हमें तो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा? आपने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया, जो कि किसका है? हाइड्रोजन का। तो आपने उसको क्या बोला? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, whose standard electrode potential at all temperature is assigned 0, और जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो 0 के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी एब्सोल्यूट
H प्लस की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 मोलर रहती है। तो ऐसे मैंने लिया H प्लस 1 मोलर, H2 1 ATM, और जिसमें जो इसका इलेक्ट्रोड होता है वो किसका लेते हैं, प्लैटिनम का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है आपका Sh, इसमें प्रेशर जो H2 का होता है वो हमेशा 1 ATM रहता है। जो कंसंट्रेशन होती है H प्लस आयन की वो हमेशा हम 1 मोलर लेते हैं, और जो इसमें हम इलेक्ट्रोड लेते हैं वो हम किसका लेते हैं, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब जिंक का हाफ सेल रिएक्शन निकालने के लिए ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, किसका, हाइड्रोजन का, जिसको मैंने बोला रेफरेंस इलेक्ट्रोड, या फिर मैंने उसको क्या बोला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ आई? और इसमें जो इलेक्ट्रोड लूंगी मैं कौन सा लूंगी, प्लैटिनम का। ठीक है, तो फिलहाल इस केस में मैंने क्या माना है, जिंक वाली जो साइड है ये कौन सी साइड है, हमारा एनोड पार्ट है। दैट मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर इस केस में हमने कैथोड पार्ट है। दैट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैथोड पार्ट में कोई और हाफ सेल ले लिया और आपको एनोड पार्ट क्या मानना पड़ गया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या सबको ये समझ आया? अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम और किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड सेल पोटेंशियल और EMF। ये पॉइंट नोट करेंगे, सेल पोटेंशियल और EMF। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल EMF। अब ये EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल EMF, और सेल EMF की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और लिखेंगे, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये भी अगेन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट of amount of matter। तो जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको आप और क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं, सेल EMF बोलते हैं। EMF की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, ये किसी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल। एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल ईटा इज इक्वल्स टू डेल्टा G अपॉन डेल्टा H इंटू 100। अब ये डेल्टा G क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क, और डेल्टा H क्या है, हीट रिलीज्ड इन रिएक्शन।
तो सब नोट करेंगे। इलेक्ट्रोपोटेंशियल के 2 पॉइंट्स, एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा जी क्या, इलेक्ट्रिक वर्क दैट इज गेट्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी दैट मींस हीट रिलीज्ड इन रिएक्शन। तो सब नोट करेंगे। क्या अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए, इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या था आपका, डेल्टा जी, और गैल्वेनिक सेल से हम कैसे ऑब्टेन करेंगे अब ये हम देखेंगे। ठीक, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वी, और ये जो V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। दैट मीन्स क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब Q की जगह मैंने NFQ रखा। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैंने क्या रख दिया, E नॉट सेल, मैंने क्या रख दिया, E सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो F है, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैराडे कांस्टेंट। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। अब 1 फैराडे एक्चुअल में क्या होता है, 1 चार्ज प्रेजेंट ऑन present on 1 mole of electron। ठीक है, तो F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फैराडे एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज फैराडेज कांस्टेंट, दैट इज 96500 कूलम। ठीक है, अब ये N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, E सेल क्या है, EMF ऑफ सेल। अब डेल्टा G क्या है, आप इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन gives free energy, change in gives free energy for cell reaction or half cell reaction। ठीक है, तो क्या ये बात समझ आई, देखेंगे। डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वी। V क्या था आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, E सेल। ठीक है, Q क्या था आपका, चार्ज था, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, NF। अब F फैराडेज कांस्टेंट होता है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, फटाफट से नोट करेंगे। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अभी हमें पता चला जो डेल्टा GF होता है, डेल्टा G होता है, वो क्या होता है, NF E सेल। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, E सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा G अपॉन NF। ठीक है, अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, इस बात का आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। जो डेल्टा G होती है वो आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जैसे डेल्टा G है वो क्या, NFE सेल, और N क्या, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा G। तो डेल्टा G क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अपॉन में यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज N, तो ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जब एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव होता है तो वो कैंसिल आउट होके जो आपकी E सेल है वो आपका क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या बात समझ आई कि E सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, फटाफट से नोट करेंगे। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल।
मैंने यहाँ पर क्या लिया था ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ पर मैंने क्या लिया था CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये इसका सॉल्यूशन था, इसके खुद के आयन्स थे, खुद के आयन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, दैट मींस जिंक जो है, जो जिंक सॉलिड है वो जिंक 2+ में जाना चाहता है +2 इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर है कॉपर रिड्यूस होना चाहता है। तो इससे पता चला था जो जिंक के आयंस हैं वो आएंगे और जो आपकी ये होगा, जो रॉड होगी वो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। जिंक 2+ आयन यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप इस रॉड को क्या बोलेंगे? अब ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, जो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, आप इसको क्या बोलेंगे? एनोड। दैट मींस अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऐसे हम यहाँ देखेंगे, जो कॉपर की रॉड है, कॉपर के जो 2+ आयंस थे, जो कॉपर के 2+ आयंस थे वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहते थे, तो वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहते थे तो रॉड पे जा रहे हैं। अब रॉड पे कॉपर 2+ जाएगा, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा रॉड पे, कॉपर की रॉड पे। दैट मींस ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ये कैसी होगी आपकी? पॉजिटिवली चार्ज रॉड। और आपकी ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसको आप क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे आप इसको? कैथोड। और जो भी आपको दिख ही रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आपने भी तो देखा Cu2+ जो है कॉपर में जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या इतनी बात समझ आई? अगर मैं इनको वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दूं, अब मैं इनको क्या करूं? वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिंक रॉड पर डिपॉजिट हैं वो ऐसे जाना स्टार्ट कर देंगे, और जो करंट का डायरेक्शन होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होती है, उससे अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो करंट आपका कैसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा? ऐसे। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? कॉपर टू जिंक, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? जिंक टू कॉपर रॉड। तो क्या ये बात समझना चाहिए? अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, अब आप ध्यान से समझना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे वहां पहुंच गए। ठीक है, और क्या हुआ? यहाँ पर जिंक 2+ आयंस बच गए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे नहीं तो करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, और जब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये प्रोसेस ऐसी स्टॉप हो जाएगी। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहे, ये प्रोसेस आपका रुके ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर किसकी एंट्री होगी? सॉल्ट ब्रिज की। वो भी आगे आपको पूरा अच्छे से बताया जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज में अभी फिलहाल आप ये मान के चलें, यहाँ पर KCl प्रेजेंट होता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? KCl प्रेजेंट होता है। KCl, तो यहाँ K+ और Cl-। तो अब क्या होगा? तो जो Cl- आयन होगा आपका, जो Cl- आयन होगा वो कहाँ जाएगा? इस साइड, और जो K+ आयन होगा वो कहाँ जाएगा? इस साइड। अब K+ आयन, अब देखो बात को थोड़ा ध्यान से समझना, आई थिंक मे बी आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो, कॉपर 2+ आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर 2+ आयन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? कॉपर 2+ आयन डिपॉजिट हो रहे हैं,
दैट मीन्स कॉपर 2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, ठीक। SO4 2 माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, और वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि CuSO4 का जो सॉल्यूशन था उसमें से सिर्फ कॉपर 2 प्लस आयन निकले जा रहे हैं, तो बच कौन से रहे? SO4 2 माइनस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कॉपर 2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है और SO4 2 माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है? अब जब SO4 2 माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होके ये आपके सेल की सेटअप को डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? KCl। अब KCl में से जो K प्लस आयन होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? इस साइड, तो वो न्यूट्रलाइज किसको कर देगा? SO4 2 माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। किसको न्यूट्रलाइज करेगा? K प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन को। इसी तरीके से आप यहाँ समझेंगे, यहाँ पर Zn2 प्लस आयन जो Zn जिंक है वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, तो Zn2 प्लस आयन जो है वो सॉल्यूशन में निकल रहा है। अब जो सॉल्यूशन में किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? Zn2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब SO4 2 माइनस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। तो जब Zn2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस, तो यहाँ पर इसके पास कौन सा आयन आएगा? Cl माइनस आयन आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये ZnCl2, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर अब क्या होगा? जिंक की रॉड से Zn2 प्लस आयन फिर से दोबारा आते रहेंगे, और जब ये दोबारा आते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिपॉजिट होते रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूव करके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आपको बात समझ आई कि गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई, और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट हो गई। क्या ये बात सबको समझ आई है? नहीं? एक बार सब इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है, जो एनोड पार्ट होता है गैल्वेनिक सेल में वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहां पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ये सब चीजें आपको कैसे पता चली? इस वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल से। सब अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे, और अगर किसी को ये बात एक बार में ना समझ आई हो तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करेंगे, दोबारा से देखेंगे। यही तो फायदा है रिकॉर्डिंग का, कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, और उसको पीछे जितना आप चाहें रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जब आपके पास इस चीज का बेनिफिट है तो यूज करो और अच्छे से समझो इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि हमने सॉल्ट ब्रिज का क्यों यूज किया, ठीक है? अब हमने सॉल्ट ब्रिज का इसलिए यूज किया जिससे कि ये आपका जो सॉल्यूशन है दोनों ये न्यूट्रलाइज हो पाए, और इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पर डिपॉजिट हो, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो, और करंट हमारा प्रोड्यूस हो। अदरवाइज ये आपका जो प्रोसेस था कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता। और वो क्यों स्टॉप हो जाता? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आसपास Zn2 प्लस आयन डिपॉजिट होने। अब देखो ये रॉड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है? अब इसके आसपास क्या होता? Zn2 प्लस इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन होता ना, तो Zn2 प्लस अब इनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, और जब Zn2 प्लस इसके आसपास इकट्ठे हो जाते तो यहाँ से और Zn2 प्लस बाहर नहीं निकल पाते, और जब ये बाहर नहीं निकलते तो क्या होता? जब ये बाहर नहीं निकलते तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट होना बंद हो जाते। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता? इसको हम बोलते हैं यहाँ पर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता, और ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट ना हो इस वजह से आप सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो क्या ये बात समझ आई?
जिंक 2 प्लस से हो रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थे। कैथोड पे क्या पढ़ी हमने, रिडक्शन पढ़ा, Cu2 प्लस आयन थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये किस में कन्वर्ट हुए, Cu सॉल्यूट। ठीक, अब हमें इसका ई सेल कैलकुलेट करना है। तो अब ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई सेल आपकी जो है वो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप डायरेक्टली दोनों का ई सेल ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जो डेल्टा जी है वो आपकी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ द मेटल, तो उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखते हैं। इसका डेल्टा G1 क्या होगा, माइनस NFE और माइनस NFE, तो यहाँ पर -2 × F × E। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ E ऑक्सीडेशन। ठीक है, डेल्टा G2 -2FE रिडक्शन। तो आपका जो डेल्टा G होगा वो क्या होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो डेल्टा G क्या होगा, -NFE सेल। हमें सेल का पता करना है ना। इससे पहले चलो मैं आपको एक बात बता दूं, हमें सेल का पता करना है। दैट मींस हम पहले सेल की रिएक्शन भी तो लिख लें। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या है यहाँ पर Zn प्लस Zn सॉलिड, कॉपर 2 प्लस एक्वस gives Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपकी क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन का आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है आपको इसका। अब ई सेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा जी को ऐड करेंगे, क्योंकि ई सेल अगर मान लो इसका ई दे रखा होता और इसका भी ई ऑक्सीडेशन दे रखा होता और एक रिडक्शन दे रखा होता और ई सेल पूछा होता, तो आप क्या करेंगे, हम तो बच्चे मासूम हैं, हम तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। बट आपको ये बात तो याद ही रखनी है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी के थ्रू इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी आपका क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा जी क्या होगा, NFE सेल इज इक्वल्स माइनस N2FE ऑक्सीडेशन प्लस माइनस लिख देते हैं माइनस NFE रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर N की वैल्यू क्या थी, 2, यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, 2। अब जो सेल में जो रिएक्शन हुई, टोटल सेल रिएक्शन जब आपने लिखी, तो यहाँ पर भी कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का ही हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, कॉपर से भी कॉपर में कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही तो एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी N की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। माइनस से माइनस गया, 2F से 2F गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, और यहाँ पर भी हमें 2F ही लिखना था। -2FE ऑक्सीडेशन
प्लस ई रिडक्शन। ई रिडक्शन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई सेल की जब भी आपको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकालें, ठीक है। तो क्या ये बात समझ आई? अब अगर ये समझ आ गया तो क्या हम आगे बढ़े इसमें? चलो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले जिंक की रिएक्शन जो पीछे पड़ी थी एनोड पे बोली थी, कॉपर की रिएक्शन लिखी जो हमने पीछे पड़ी थी कैथोड पर, जहां पर रिडक्शन हो रहा था। उसके बाद दोनों को कट करके हमने एक सेल रिएक्शन लिखी। सेल रिएक्शन लिखने के बाद अब हमने क्या किया, हमें इसका टोटल का ई सेल निकालना है। ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर दोनों का ई सेल गिवन भी होता तो भी हम ऐड नहीं कर पाते। तो हमने क्या करा, जो डेल्टा जी है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनको तो ऐड कर सकते हैं, तो आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बाकी चीजें आपको तब समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो सब नोट करेंगे, फटाफट। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, लिखेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। हमने अभी सबसे पहले यही पढ़ा था, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। हमें ये पता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी अगर हम चाहते हैं नेगेटिव हो तो इस केस में ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डेल्टा जी की वैल्यू तभी ही नेगेटिव होगी, और ये ही क्या है, गैल्वेनिक सेल का कि गैल्वेनिक सेल में हमें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर हम चाहते हैं डेल्टा जी नेगेटिव रहे तो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर ई सेल यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर यहाँ पर मैं ई सेल को क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, अगर मैं यहाँ पर ई सेल को नेगेटिव कर दूं और एक फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव है तो मेरा यहाँ पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का पार्ट है, बिल्कुल भी। तो गैल्वेनिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती ही नहीं है, दैट्स व्हाई ई सेल आपका नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। बट इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल आपकी ई सेल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तभी आपका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव आएगा और रिएक्शन आपकी कैसे जाएगी, स्पॉन्टेनियस जाएगी। तो क्या सबको ये समझ आया? तो ये एमसीक्यू की तरह भी आ सकता है कि गैल्वेनिक सेल में जो ई नॉट की वैल्यू है या ई सेल की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए या बोथ होनी चाहिए, कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका आंसर क्या होगा, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, और डेल्टा जी आपका कभी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नोट बना के लिखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, नहीं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या जिसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। ये चूंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटल, तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता होगा, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन पे। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट, रॉड और वायर, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट, रॉड एंड वायर, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और किस पे नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री और ये किस पे डिपेंड नहीं करता, does not depend on the stoichiometry of the given cell reaction। जो हमें सेल रिएक्शन गिवन होती है उसकी स्टोइकियोमेट्री पे भी आपका ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द गिवन सेल रिएक्शन। इसको अब हम एग्जांपल से समझेंगे। आपको एक रिएक्शन दिए, A2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A और 2A2++4 इलेक्ट्रॉन गिव्स A, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, आपको इसमें E दे रखा है इसका X, इसका भी E दे रखा है X, इसका दे रखा है Y1 और इसका दे रखा है Y2, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है जो E होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही अब आप इसको देखेंगे अब देखिए आपको मैंने इक्वेशन दी A2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A। अब मैंने इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर दिया, दैट मींस बढ़ा दिया, 2 कर दिया। तो अब क्या होगा, जो E होगा वो क्या होगा, 2x होगा या x होगा, बताएंगे मुझे क्या होगा, 2x होगा या x होगा। अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा है कि जो सेल पोटेंशियल होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, और जब वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मींस इसका आंसर क्या होगा, x होगा। तो E क्या होगा आपका x होगा, भले ही आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बढ़ा दिया है पर वैल्यू आपकी क्या होगी, EX ही होगी, ठीक है। जो डेल्टा G है वो आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड कर रही है। और जब ये अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड कर रही है, दैट मींस अगर यहाँ पर 2 × 2 हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पर भी डेल्टा G क्या होगा, 2y होगा।
because E is a intensive property and delta G is a extensive property. तो क्या सबको ये बात समझ आई कि जैसे ही मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज किया, जैसे ही मैंने रिएक्शन को डबल किया, दैट मींस 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या होगा, जो E है वो तो एज इट इज रहा। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। और डेल्टा G क्या है, आपका 2y हो गया। और वो 2y क्यों हुआ? क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सब नोट करेंगे। अब फटाफट एक और चीज देखेंगे, नोट बना के लिखेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इसका भी आंसर है मेरे पास। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डिपेंड तो करेगा ही। मैम अच्छे से समझाओ, नहीं आया समझ। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों जब कट होंगी तो मिलके क्या बनाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब दोनों डिवाइड में होंगी तो मिलके क्या बनाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सेल पोटेंशियल भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, दैट मींस जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब जो सेल पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर। और किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर ऑफ द गैस बॉन्ड। प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ये इसमें भी डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन्वॉल्व्ड, एंड और किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड। ठीक है, सब नोट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये हमने पीछे देखा ही था। ये तो हो गई बात रिएक्शन। अगर साइन की बात करें तो एनोड पर कैसा आ रहा था? नेगेटिव साइन। कैथोड पर कैसा आ रहा था? पॉजिटिव साइन। उसके बाद हम किसकी बात कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से आउट ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा था तो इनसाइड द सेल। तो सर ये टेबल बना के नोट करेंगे।
एनोड कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहे थे, कैथोड में पहुंच रहे थे, तो आउटसाइड, आउट ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल। सब ये नोट करेंगे। सबका ये नोट हो गया तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब जो हमने अभी डेनियल सेल पढ़ा था, तो डेनियल सेल में मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि जो आपने डेनियल सेल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जिंक की रॉड थी, ये एनोड था, और यहाँ पर कैथोड था, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया था, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, यहाँ से जिंक 2 प्लस आयन निकल रहे थे द्वारा सॉल्यूशन, और यहाँ से कॉपर 2 प्लस आयन ऊपर जा रहे थे रॉड पे, और फिर ये कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, यहाँ पर करंट जा रहा था। फटाफट से मैंने एक डेनियल सेल तैयार कर दिया। अब इसको हमें पढ़ना है और समझना है, ये चीज बल्कि मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। इन डेनियल सेल विद टाइम मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, क्योंकि जिंक रॉड से क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होना चाह रही है, मतलब कि जो सॉलिड है वो आयंस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, और जब वो आयंस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, दैट मींस कि जो जिंक रॉड का जो मास है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन इंक्रीज, क्योंकि जिंक रॉड से जिंक 2+ आयन में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और जो जिंक की रॉड है वहां से जिंक निकल के बाहर आ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पीछे छोड़ के आ रहा है, तो जिंक रॉड का मास तो कम हो रहा है, पर जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ रही है। मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज, क्योंकि कॉपर 2+ आयन डिपॉजिट हो रहे थे कॉपर रॉड पे, वो सॉलिड में कन्वर्ट होना चाह रहे थे, इसलिए जो कॉपर रॉड का जो मास होगा वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन डिक्रीज, और जो Cu2+ आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो रही थी। वो क्यों हो रही थी, क्योंकि वो सॉल्यूशन में से ही तो Cu2+ आयन डिपॉजिट हो रहे थे कॉपर रॉड पे, तो Cu2+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, जिंक की रॉड डिपॉजिट हो रही थी, सॉरी वो जिंक, जो जिंक सॉलिड था वो आयन में कन्वर्ट हो रहा था, और आयन में कन्वर्ट हो रहा था, दैट मींस कि उसका जो मास है जिंक रॉड का वो कम हो रहा था। अब कॉपर 2+ आयन कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट हो रहा था, दैट मींस क्या, कि कॉपर की रॉड का मास बढ़ रहा था। यही यहाँ लिखा है, मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज। तो क्या डेनियल सेल की ये बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज E0 स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो आपका सेल पोटेंशियल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 सेल से। स्टैंडर्ड कंडीशंस में प्रेशर ऑफ गैस इक्वल 1 बार, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज 1 मोलर, सॉलिड एंड लिक्विड, प्योर एंड 1 बार प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, अगर प्योर है तो वो भी 1 बार प्रेशर में होंगे, अगर गैसियस फॉर्म में। टेम्परेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस, जो टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी जो उसका एक जो टेम्परेचर है, जो एक उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है, वो हम कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 298 केल्विन। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस का पार्ट नहीं है, बट स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम रखते कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। और ये एसआरपी क्या होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसआरपी क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सब ये नोट करेंगे। क्या आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और पढ़ सकते हैं? इसमें क्या है, डेनियल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए कि सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अब हम देखेंगे।
सिंगल वर्टिकल लाइंस का क्या मतलब है, हमें पहले सॉलिड लिखना है या एक्वस लिखना है, यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है। और ये जब आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रेजेंट एनोड टू द लेफ्ट साइड। ये बात आपको याद रखनी है कि जो एनोड पार्ट है वो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जो एनोड है वो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा और जो कैथोड है वो राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है लेफ्ट साइड पे क्या है, एनोड पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ और कैथोड पार्ट क्या है आपका रिडक्शन हाफ। आपको अभी मैंने बताया था कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और एनोड पार्ट आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, कैथोड पार्ट राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग, और ये हम सेपरेट किससे करते हैं इसको, डबल वर्टिकल लाइन। और डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। जो हमने बीच में ऐसे सॉल्ट ब्रिज बनाया था, तो वो जो सॉल्ट ब्रिज है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, डबल वर्टिकल लाइन से। इलेक्ट्रॉन कैरियर एग्जांपल जिंक एंड कॉपर रॉड इन डेनियल सेल। डेनियल सेल हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने जिंक की रॉड पढ़ी थी एनोड पार्ट में और कैथोड पार्ट में कॉपर रॉड ली थी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे थे एनोड पर, दैट मींस जिंक की रॉड पर क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है। और जो कॉपर रॉड है वहां पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा था। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट मींस कि वो चार्ज को कैरी करता है। जो जिंक रॉड है, कॉपर रॉड है, वो क्या करती है, चार्ज को कैरी करती है। तो यही लिखा है इलेक्ट्रॉन कैरियर जिंक एंड कॉपर रॉड इन डेनियल सेल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। जो एनोड पार्ट में आपकी रॉड थी, जिंक की रॉड थी, एनोड जो आपका एनोड पार्ट था वहां पर जिंक की रॉड थी, और जो जिंक की रॉड थी वो आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, दैट मींस जो कॉपर की रॉड थी, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, वो कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैथोड पार्ट में एक्सट्रीम राइट पर, ठीक। सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस इन कांटेक्ट। जब आपके दो डिफरेंट फेज, एक ही आयन के दो डिफरेंट फेज कांटेक्ट में होंगे, तो उसको किससे सेपरेट करेंगे, उसको सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। जैसे जिंक सॉलिड है और जिंक का ही एक्वस है, तो दोनों आयंस तो सेम है, जिंक सॉलिड, जिंक 2+ आयन सेम है, बट फेज डिफरेंट है, एक सॉलिड में एक एक्वस में। तो फेज को हम किससे सेपरेट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन से। However, comma is used when two species in same phase are in contact. For example, अब यहाँ पर Fe2+ एक्वस है और यहाँ पर Fe3+ भी एक्वस है, दोनों सेम फेज में है और दोनों सेम ही आयन है, बस चार्ज का डिफरेंस है, तो हम कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे इसमें क्या है, एक्वस है, कॉपर 2+ एक्वस में और सॉलिड में डिफरेंट फेज में, तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या ये बात समझ आई? तो सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस इन कांटेक्ट। जब दो डिफरेंट फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम कॉमा कब यूज करेंगे, जब आपके सेम स्पीशीज सेम फेज में होंगी, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो क्या ये बात समझ आई? जल्दी से देखेंगे, अगर अब कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। इन केस ऑफ गैस हाफ सेल, अगर गैस हाफ सेल की बात हो, अगर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो गैस है, तो गैस शेल बी रिप्रेजेंटेड जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन एनोड पार्ट एंड जस्ट बिफोर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन कैथोड पार्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर आपका क्या है, प्लैटिनम है, तो गैस एनोड पार्ट में जो गैस होगी वो इसके जस्ट आफ्टर रिप्रेजेंट होगी, और कैथोड पार्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो क्या है, प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम से जस्ट बिफोर गैस आपकी रिप्रेजेंट होगी। और आप याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं, जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, तो यहाँ पर आपकी एक्वस स्टेट होगी, यहाँ पर आपकी गैसियस स्टेट होगी अगर गिवन है तो, और यहाँ पर आपकी सॉलिड स्टेट होगी, दैट मींस लिक्विड। ऐसे यहाँ पर एक्वस स्टेट होगी, यहाँ पर आपकी गैसियस स्टेट होगी, और यहाँ पर आपकी सॉलिड स्टेट होगी अगर गिवन है, ठीक। तो सेल रिप्रेजेंटेशन बेसिक
उसके राइट साइड में होगा, मतलब आफ्टर, उसके बाद गैसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कैथोड पार्ट होगा तो उसके इलेक्ट्रोड से जस्ट पहले गैसेस पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बिफोर द इलेक्ट्रॉन कैरियर, और एनोड पार्ट में आफ्टर द इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगर ये बात समझ आ गई हो तो क्या हम इस सेल का सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? क्या हम इसका सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? फटाफट से मुझे इसकी सेल रिएक्शन लिख के दिखाइए। ये आपको पता है क्या है? एनोड पार्ट है। ये आपको पता है क्या है? कैथोड पार्ट है। एनोड पार्ट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, दैट मींस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पार्ट पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, दैट मींस Cl2 का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यहां से क्या मैं सेल रिएक्शन लिख सकती हूँ? तो ये आपकी क्या हो गई? सेल रिएक्शन। एनोड पार्ट है, एनोड पार्ट पर ऑक्सीडेशन होगा, ये बात हमें पता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2H++2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पार्ट पर रिडक्शन होता है तो क्लोरीन गैस का रिडक्शन करेंगे, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl-, और यहां से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन से कट किया, और उसके बाद आपने एक रिजल्टेंट रिएक्शन लिख दी, जिसको आपने क्या बोला? सेल रिएक्शन। जल्दी से सब कॉपी करेंगे। रिप्रेजेंट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है इस रिएक्शन से, ठीक है? तो अब इस रिएक्शन से, अभी हमने पीछे क्या किया था कि आपने सेल में आपको दे रखा था, और सेल से आपने सेल रिएक्शन लिखी थी। अब इसमें क्या करना है? सेल रिएक्शन से सेल बनाना है। तो आपको ये पता है H2 का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Ca2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पार्ट पर। एनोड पार्ट पर। रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पार्ट पर। एनोड पार्ट को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनोड पार्ट को जब हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सॉल्ट ब्रिज बनाया, ठीक है? चलो हम इसकी पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? H2 गैस gives 2H++2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुआ? Cl2+2 इलेक्ट्रॉन gives 2Cl-, ये किसमें? एक्वस में, और ये किसमें? गैस में, ठीक है? और ये किसमें? एक्वस में। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज बना लिया। सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड पे एनोड पार्ट, और सॉल्ट ब्रिज की राइट साइड पे कैथोड पार्ट। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन अभी हमने किया तो मैंने आपको बताया था, जो आपका जो सॉल्ट ब्रिज है उसके बराबर में कौन सी स्टेट रहेगी? आपकी एक्वस स्टेट रहेगी। फिर उसके बराबर में आपकी कौन सी स्टेट रहेगी? गैसियस स्टेट रहेगी, दैट इज H, ठीक है? अब कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस यहां पर आपकी क्या रहेगी? पहले एक्वस स्टेट रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? यहां एक्वस स्टेट रहेगी। उसके बाद आपकी कौन सी स्टेट आएगी? गैसियस स्टेट आएगी, दैट इज Cl2। मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी, सॉल्ट ब्रिज बनाया, यहां पर एक्वस स्टेट, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद फिर गैसियस स्टेट एंड देन सॉलिड स्टेट। ऐसे ही यहाँ पर पहले एक्वस स्टेट,
है तो हम यहाँ पर प्लैटिनम रॉड खुद से मान लेते हैं प्लैटिनम सॉलिड और यहाँ पर भी प्लैटिनम सॉलिड, क्योंकि जो प्लैटिनम होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आपकी रिएक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आप उसको इलेक्ट्रोड बना के साइड में लिख सकते हैं। ये रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोड पे ही तो पूरी होगी, जब आप इलेक्ट्रोड ही नहीं दिखाएंगे तो सेल रिएक्शन हो कहाँ नहीं होगा। तो क्या ये बात समझ आई? आप इसमें देखेंगे अब कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पार्ट पर, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पार्ट पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एनोड पार्ट आपका कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पर, तो कॉपर से कॉपर 2+ में जाना, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन क्या हुआ, Cl2 से Cl- में जाना, दैट मींस ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Cl2 से Cl- में जाना तो रिडक्शन ही तो है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैथोड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कैथोड पार्ट आप कहां लिखेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड पर, और जो राइट साइड पर आप कैथोड पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर एक्वस स्टेट आएगी सबसे पहले, तो यहां पर क्या लिखेंगे, Cl-, और फिर कौन सी स्टेट आएगी, गैसियस स्टेट आएगी, दैट इज गैस। अब दोनों ही रिएक्शंस देखा जाए तो आप ये बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में तो आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा दे रखा है, ऑप्शन बी में बाकी अदरवाइज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके दोनों ही सेम है। अब आपके जब इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सेम है तो इसमें क्या होगा, आप किसको एप्रोप्रिएट मानेंगे, आप इसमें एप्रोप्रिएट मानेंगे ए ऑप्शन को। आपने ए ऑप्शन को एप्रोप्रिएट क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन सॉलिड दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड होगा, उस पे ही तो रिएक्शन हो रही होगी, अदरवाइज तो रिएक्शन नहीं होगी। और कार्बन सॉलिड दैट मींस ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसी भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर ग्रेफाइट लिखा भी है, कार्बन सॉलिड दैट मींस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अगर यहाँ लिखा भी है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन। वरना आप सब क्या लगा के आते हैं, अरे यहाँ पर कार्बन का तो कोई जिक्र ही नहीं है तो बी ऑप्शन होगा, तो आपका ये बहुत ही आराम से बहुत ही स्मूथली गलत होगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो तो मैंने आपको ये करा दिया, फटाफट से कॉपी करेंगे। तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट सेल रिएक्शन। अब आपको सेल दे रखा है, अब आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एनोड। लेफ्ट साइड क्या होती है, एनोड, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड क्या होती है, कैथोड, जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। क्या इतनी बात समझ आई? ये चीज मैं बार बार बता रही हूँ, राइट साइड पर एनोड होता है और वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड पर कैथोड होता है और वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो क्या इतनी बात समझ आई? अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब कि Fe2+ एक्वस, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। MnO4-, अब MnO4-, अब यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। MnO4- की ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे सर। MnO4- ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, X - 8 = -1। अब कोई ये मत कहना 8 कैसे आ गया, पिटाई करूंगी मैं, बता रही हूँ। चलो एक बार निकालना सिखा ही देती हूँ, फिर बोलेंगे मैम हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की प्रॉब्लम आ गई। X- ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 का, तो -2 × 4 = -1। टोटल इस पे किसका चार्ज है, -1 का, तो इक्वल्स टू में क्या रख दिया, -1। तो
x इज इक्वल x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू +7। तो इस पे कितना चार्ज है? +7 का चार्ज है। अब इसका रिडक्शन होगा, तो Mn4 माइनस +7 से किस में जा रहा है? +2 में Mn2 प्लस। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे? +5 इलेक्ट्रॉन्स। +5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे कि नहीं होंगे? और यहाँ पर कितने H2 ऐड होंगे? 4 H2। सबको रिएक्शन बैलेंस करनी तो आती होगी ना। अभी हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कट करेंगे? तो क्या मैं यहाँ पर into 5 कर दूं? अगर मैंने यहाँ पर into 5 कर दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट, तो 2, तो क्या आएगा? 5Fe 2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस gives Mn2 प्लस 4H2O Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस aqueous प्लस Mn2 प्लस aqueous प्लस 4H2O। ये आपकी क्या हो गई? सेल रिएक्शन। तो सबको क्या ये सेल रिएक्शन समझ आई? मैंने क्या करा, यहाँ पर एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन दिखा दिया। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो +7 से +2 में क्या मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, तो लेफ्ट साइड राइट साइड पर मैंने क्या लिख दिया? 4H2O। जब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं तो लेफ्ट साइड में हम उतने ही H2O ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना पानी ऐड होगा? 4H2O। अब यहाँ कितने H प्लस हो गए? 8H प्लस हो गए। यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए। 8 हाइड्रोजन को यहाँ कैसे बैलेंस करेंगे? 8H प्लस लिख के। ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शंस करनी सीखी होंगी। अब भूल गए तो रिवाइज करो। और अब इलेक्ट्रॉन्स कट करने हैं, तो into 5 मैंने ऊपर कर दिया। into 5 किया तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हो गई, तो मैंने यहाँ पर 5 F2 प्लस Fe2 प्लस लिख दिया, और यहाँ पर Fe3 प्लस लिख दिया 5। तो क्या सबको ये वाली सारी रिएक्शन समझ आई? सब इसे नोट करेंगे। क्या हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें भी आपको क्या करना है? सेल रिएक्शन लिखनी है, आपको सेल दे रखना है। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे मुझे बताएंगे? अगेन लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट टू एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां से अब पहले एनोड की और कैथोड की रिएक्शंस लिख लेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे? एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो Cl2 क्लोरीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो 2Cl माइनस aqueous gives Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या? गैसियस स्टेट में। ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा दैट मींस C4 प्लस aqueous जो है Cl3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन से? 2। यहाँ पर कितना है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां पर मैं into 2 करा दूं क्या? अगर मैंने into 2 करा दिया तो क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? 2Cl माइनस aqueous प्लस 2Cl4 प्लस aqueous प्लस C gives Cl2 gas प्लस 2Cl3 प्लस ion aqueous। और ये आपकी क्या हो गई? सेल रिएक्शन। ये क्या हो गई? आपकी सेल रिएक्शन। तो क्या
ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन को हम ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? अब ये जो क्लोरीन है ये कैसे ऑक्सीडाइज हुआ होगा? 2Cl- रहा होगा, तभी ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में कन्वर्ट हुआ होगा। और जो यहाँ पर सीरियम है, कैथोड है, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन किसका होगा? Cl4+ का। किसमें होगा? Cl3+ में। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कट करने हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पर सेल रिएक्शन आ गई। फटाफट से नोट करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ये नोट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ग्रेफाइट और प्लैटिनम जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोड्स, रॉड, वायर, प्लेट, इलेक्ट्रोड आपका कुछ भी हो सकता है, रॉड भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है। मे बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है क्या? एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है उसका कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है किसमें? जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है उसका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है किसी भी सेल रिएक्शन में। तो दैट मींस हमने पीछे पढ़ा था, अगर कोई इलेक्ट्रोड ना दे रखा हो तो आप प्लैटिनम लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिखवाया था पीछे। और वहां पर कार्बन ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड दे रखा था, तो उन 2 ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन मैंने आपको ए ऑप्शन लिख कराया था। वो क्यों कराया था? क्योंकि जो कार्बन सॉलिड होता है वो ग्रेफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रेफाइट है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो आपकी सेल की रिएक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही आपकी सेल की रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, वो होना ना होने का फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज प्लैटिनम और ग्रेफाइट acts only as electron carrier between 2 halves of cell. ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगा, बाकी ये सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। यही बात मैं बार बार आपको बताई जा रही हूँ और वही यहाँ पर लिखी है। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जिंक एंड कॉपर बॉन्डेड डेनियल सेल, जिसको हमने इतनी बार पढ़ चुके हैं। जिंक और कॉपर रॉड का हमने डेनियल सेल पढ़ा है। तो जो जिंक की रॉड है वो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में और जो कॉपर की रॉड है वो भी पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि जो जिंक की रॉड है उसमें से जिंक निकल के Zn2+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसकी जो रॉड का मास था वो कम हो रहा था। और जो कॉपर है, कॉपर 2+ आयन कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा था? कॉपर का मास बढ़ रहा था। कॉपर का मास बढ़ रहा था, दैट मींस कि इलेक्ट्रोड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी सेल की रिएक्शन में। और जब वो सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मींस वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, दैट आर नॉट द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। वो कौन से हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स which take part in cell reaction and also act as electron carrier, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का भी काम करें और क्या करें? सेल रिएक्शन में भी पार्ट करें। और यही आपकी डेनियल सेल की रिएक्शन। फटाफट से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। अगर सबका नोट हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की। अब हम बात करेंगे किसकी? सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था, जो गैल्वेनिक सेल में जो दोनों हाफ रिएक्शंस को स्टेबल कर रहा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रख रहा था, वो कौन कर रहा था? सॉल्ट ब्रिज का काम था। और सॉल्ट ब्रिज मैंने कैसे बनाई थी? यू शेप ट्यूब थी, वही बनाई थी। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसमें होता है, जैसे मैंने बताया था KCl होता है, तो KCl उसमें प्रेजेंट होता है। हाईली विस्कस जेल लाइक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरह वो विस्कस जेल होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? अगर या फिर ड्राइड उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो विस्कस रहे, थोड़ा थिक रहे। और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि KCl। ठीक, और वो कैसी होती है? यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस हैं? टू मेंटेन एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात भी मैं आपको इतनी बार बता चुकी कि हम सॉल्ट ब्रिज का क्यों यूज कर रहे थे, जिससे कि जो आपका एनोड पार्ट है और जो कैथोड पार्ट है दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे और जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो होते रहे। ठीक, टू मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।
C1 कंसंट्रेशन, ये C2 कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर भी A प्लस एक्स माइनस कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी A प्लस एक्स माइनस कुछ प्रेजेंट है, ठीक। जो C2 की कंसंट्रेशन है वो C1 से ज्यादा है, ऐसा हम मान लेते हैं, एज्यूम किया है ऐसा मैंने, कभी आपको मैम आपको कह सकता एज्यूम करा है मैंने कि जो कंसंट्रेशन C2 की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा एज कंपेयर टू C1, ठीक है। इसमें एक चीज और मैंने मान ली है, जो मोबिलिटी ऑफ आयन है वो किसकी ज्यादा है, Z एक्स माइनस की ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, A प्लस। अब C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, X माइनस आयन जो है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, जो X माइनस आयन होंगे वो इस साइड आना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, यहाँ पर माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब X माइनस आयन आपके इधर आ रहे, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा, X माइनस आयन की मोबिलिटी ज्यादा, तो X माइनस आयन जब इधर आएंगे तो यहाँ पर माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, प्लस की कंसंट्रेशन। अब ये जो वॉल के बराबर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ लिक्विड के अंदर, इसको आपने क्या बोला, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और यही आपका डैनियल सेल में हो रहा था। डैनियल सेल में क्या हो रहा था, जो आपकी जिंक की रॉड थी वहां से जिंक 2 प्लस आयन निकल रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा था। अब इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा था तो सारे जो Zn2 प्लस आयन थे वो भी यहाँ आसपास इसके बल्कीनेस में क्रिएट हो गए। जब अब क्या होगा, जब Zn2 प्लस आयन इसके बराबर इकट्ठे हो गए तो इससे अब और Zn2 प्लस को नहीं निकल पा रहे थे। जब और इससे नहीं निकल पा रहे थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो डिपोजिशन था वो स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं हो रहे, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं हो रहे तो वो आगे भी नहीं जा पा रहे थे, और जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था उसको हमने क्या बोला था, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसको ही कम करने के लिए हमने क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया था, वो क्या कर रहा था, Cl माइनस आयन और K प्लस आयन उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। Zn2 प्लस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था, Cl माइनस के आयन, इसलिए सॉल्ट ब्रिज का यूज है। तो क्या ये बात समझ आई, ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दी, और ये बात मैंने आपको वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में भी समझाई। फटाफट से नोट करेंगे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, आप देख लेंगे। Ions of salt bridge electrolyte diffuse through gel-like solution and minimize liquid-liquid junction potential. यही मैंने बताया, जो salt bridge के जो ions होंगे वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे जेल से, जेल से डिफ्यूज करके वो कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे। तो जो आपका आयंस प्रेजेंट थे सॉल्ट ब्रिज के अंदर, दैट इज फॉर एग्जांपल हम KCl मान के चल रहे हैं, तो KCl जो आपके सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट थे तो वो क्या कर रहे थे, जहां पर Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वहां पर Cl माइनस आयन जा रहे थे, जहां पर SO4 माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वहां पर K प्लस ज्यादा था। तो इससे क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे वहां पर डिफ्यूज हो रहे थे, और डिफ्यूज होने से उनसे क्या हो रहा था, जो वहां पर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था वो कम हो गया था, ठीक। Salt bridge does not allow the bulk flow of components of anode and to cathode and vice versa. अब जो salt bridge होता है वो बिल्कुल भी bulk flow of components अलाउ नहीं करता है, वो ये अलाउ नहीं करता कि एक बार में बहुत सारे आयंस चले गए, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे, ठीक। However, the minor diffusion of components of anode or cathode can occur through salt bridge. और क्या होता है, थोड़े से आयंस जो एनोड पार्ट में प्रेजेंट है वो डिफ्यूज होके कहां पर जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज में, और जो कैथोड में जो आयंस प्रेजेंट है वो भी थोड़े से जो आयंस होते हैं वो डिफ्यूज होके कहां जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज के अंदर, बट वो बहुत ही थोड़ा माइनर डिफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा वाला डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड फॉर गैल्वेनिक सेल। अब कौन सी ऐसी गैल्वेनिक सेल है जिनके लिए सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं है, तो किसके लिए रिक्वायर्ड है, जहां पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉमन है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यहाँ पर H2 और HCl एनोड पार्ट में यहाँ पर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट क्या आपका प्लैटिनम है, ठीक
यहाँ पर भी क्या है, H+ आयंस है, और H+ आयंस है तो मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जब सेम है तो किसी को भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इस केस में आपका क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होगा। तो क्या ये बात समझ आई? फटाफट से नोट करेंगे। अब आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। टुवर्ड्स, किसके लिए इनर्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ एनोड एंड कैथोड पार्ट। नो प्रेसिपिटेशन, नो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। अब देखो, जो आपका सॉल्ट ब्रिज हम यूज कर रहे हैं, अगर सॉल्ट ब्रिज में हमने वो आयंस यूज कर लिए जो कि आपके इलेक्ट्रोड के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं, आपका जो एनोड का इलेक्ट्रोड है और जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है, अगर वो इलेक्ट्रोड के साथ ही रिएक्शन कर लेंगे तो आपकी जो मेन गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी, वो तो नहीं हो पाएगी। तो आपको इस बात का बहुत खास घर से ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट हो, वो सिर्फ आपकी जो एनोड और कैथोड पार्ट का जो इलेक्ट्रिकली उसका जो वो जो एनोड और कैथोड पार्ट है उसका रिएक्शन जो है मेंटेन करके रखे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उसको रखे, ना कि इलेक्ट्रोड से ही रिएक्शन कर ले। इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर ली तो बात ही खत्म, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसके साथ वो ना तो पीपीटी बने और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बने। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, KCl cannot be used if anode and cathode part contain ions like, अगर एनोड और कैथोड जो पार्ट है अगर उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है, Pb2+, Ag+, Tl+ या फिर Ag2+, अगर ये आयंस प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। इसलिए जो KCl है वो हम एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से कब यूज नहीं करते, जब एनोड और कैथोड पार्ट का जो इलेक्ट्रोड है वो आपका इन आयन से बना हुआ हो। अगर इन आयन से बना हुआ है तो क्या होगा, जैसे अब मान लो Ag+ का बना हुआ है, ठीक है, तो KCl आया, KCl ने रिएक्ट करा, AgCl बना लिया और पीपीटी बन गई। और जब ये पीपीटी बन गई तो अब रिएक्शन का कोई फायदा ही नहीं होगा, सॉल्ट ब्रिज लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, फिर हम लेंगे KNO3, HNO4, NH4, NO3, फिर हम ये चीज लेते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा मे बी यूज्ड इन सच केस। अगर ऐसा है, अगर ऐसा केस हो गया है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर आपका एनोड पार्ट और कैथोड पार्ट का जो इलेक्ट्रोड है अगर वो इन आयन से बना हुआ है, तो इस केस में हम KCl ना लेके क्या लेंगे, KNO3 या फिर NH4NO3। तो क्या ये बात समझ आई? फटाफट से ये भी नोट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर किया। आज के लेक्चर में हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा, हमने समझा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमने सेल रिएक्शंस सीखी, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल सीखा, हमने गैल्वेनिक सेल की वर्किंग सीखी। आपने इस लेक्चर में, आज लेक्चर 1 में बहुत सारी चीजें कवर की हैं। अब आप इसको NCERT से रीड करने का ट्राई करेंगे, अब आपको NCERT भी अच्छे से समझ आएगी। जो मैंने आज आपको पढ़ाया इसको नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इसको दोबारा से पढ़ेंगे, इसको दोबारा से समझेंगे, खुद से सेल्फ रीडिंग करेंगे और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं क्वेश्चंस की पहले देख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी इजी लगेगा। जैसे आपने सॉल्यूशंस में आपने प्रैक्टिस की, आपने क्वेश्चंस को देखा, आपने उसको रिवाइज किया तो आपको समझ आ गया। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समझ आ जाएगा अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इस थ्योरी को रीड करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, आप इसको NCERT से रीड करेंगे तो आपको NCERT भी अब समझ आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।